प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नहीं, अब अगर फ्रेंडली हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना हो। गठबंधन टूट गया या रहा, इसका फैसला मेरा आलाकमान करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हमारे साथ प्रभात खबर के ही दो सीनियर साथी उपलब्ध हैं। हमारे दाईं ओर बैठे हुए हैं शशि कुंवर, जो कि कांग्रेस बीट देखते हैं, लंबे समय तक कांग्रेस बीट देखते रहे हैं, कांग्रेस के हर हलचल और छोटी बड़ी गतिविधियों पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं। और ये है राजदेव पांडे जी, ये भी प्रभात खबर के सीनियर रिपोर्टर हैं और आरजेडी बीट के हर गतिविधियों पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं। बिहार की राजनीतिक सरगर्मी जिस तरह से बढ़ी है और महागठबंधन को लेकर जो एक कयास लगाई जा रही है कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव में जो 2 सीट है, इसके ही चलते महागठबंधन में दरार उत्पन्न हो जाएगी या टूट जाएगा। इसको लेकर हम इनसे बात करेंगे। हम इनसे यह भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कन्हैया के कांग्रेस में आने पर महागठबंधन में दरार उत्पन्न हुआ है क्या। सबसे पहले हम शशि भूषण जी से जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने महागठबंधन का साथ छोड़कर अलग लड़ने का क्यों फैसला लिया। शशि जी, ये बताइए कि कांग्रेस जो है इस बार पहली बार गठबंधन में अलग राह चल रही है। क्या कांग्रेस यहाँ अपनी अलग जमीन तैयार कर रही है या कन्हैया के आने के बाद कुछ नया समीकरण बन रहा है। कौन नेता है, वह शुरू से राजद के रवैये से अपना असंतोष बार बार पार्टी आला कमान को बताते रहे हैं और ये पहली बार गठबंधन न बना है न टूटा है। इनका गठबंधन 1998 में शुरू हुआ और कांग्रेस को उस समय लालू जी ने 21 सीटें दी थी लोकसभा की, लेकिन जब 99 का चुनाव लोकसभा का आया तो बुश 19 सीट को घटा के उन्होंने 16 कर दिया। 20 का चुनाव हुआ, दोनों अलग अलग लड़े, लालू को बहुमत नहीं मिला, फिर कांग्रेस के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई। तो ये गठबंधन जुड़ते घटते चला गया। 2009 के लोकसभा सीट में लालू जी के जो सीट आवंटन था उससे काफ़ी नाराज़गी थी कांग्रेसियों की। लालू जी ने 2004 में जो सीट दिया था, 4 सीट दिया था उनको लोकसभा में कांग्रेस को, और 3 पर उनकी विजय हुई थी। लेकिन जब 2009 का चुनाव आया तो कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ वहीं 3 सीटिंग दी जा रही थी कि आप अपने 3 ही सीट पर कैंडिडेट उतारिए। तो 1998 में 21 से कांग्रेस को 2009 में लाके 3 पर सीमित कर दिया गया। फिर उस समय गठबंधन टूट गया 2009 में लोकसभा में और 2010 में विधानसभा में। ये तो इनका पुराना इतिहास है। तो कांग्रेस के लोग मान रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ हमेशा कहीं ना कहीं से राजनीतिक छल होता रहा है। लोकल के नेता असंतुष्ट हैं। हालांकि आला कमान के सामने यहाँ के नेताओं की कुछ नहीं चलती है। वो लोग उस बात पर ही संतुष्ट कर लिए कि भाई जो हमको सीट मिल गई चलो इसे ही मान लिया जाए। लेकिन इस बार तो लग रहा है कि कांग्रेस आर पार के मूड में है। हाँ, कांग्रेस इसलिए आर पार के मूड में है कि आरजेडी ने इस बार अपने कैंडिडेट की घोषणा करने के पहले किसी से बात नहीं किया, महागठबंधन में किसी घटक दल से नहीं। जैसा कि कल भी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कहना है कि हमने 3 बार मदन मोहन झा से बात करने का प्रयास किया। सेम यही बात मदन मोहन झा भी बोल रहे हैं कि हम भी तो उनसे 15 दिन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ये बातचीत तो होते रहती है सबके बीच में, परिणाम कहाँ निकला? परिणाम तो किसी के बीच में नहीं निकला और उन्होंने अपना घोषणा कर दिया। हम पूछेंगे कि राजदेव जी, ये बताइए कि क्या आपको नहीं ऐसा लगता है कि महागठबंधन धर्म का अनादर किया है राजद ने? महागठबंधन की ये जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि महागठबंधन टूटने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। राजद ने अपना प्रत्याशी घोषित किए हैं, कांग्रेस ने अपने किए हैं, निश्चित रूप से व्यवहारिक तौर पर टूट चुके हैं। सैद्धांतिक तौर पर चूंकि वो दोनों आला कमान के बीच अंडरस्टैंडिंग अभी भी बनी हुई है और अभी भी कांग्रेस ने ऐसा नहीं कहा है कि वो महागठबंधन से अलग हो गया और वो नीतीश या दूसरे खेमे के साथ है। तो इसमें अभी बहुत तकनीकी तौर पर, जैसा कि शशि जी बता रहे थे, कि दोनों आला कमान के बीच अभी मधुर संबंध है। और रही बात अनादर की, तो महागठबंधन की एक साल जब चुनाव होने के बाद एक बैठक हुई थी तो तभी से दरार पैदा हुई थी, जब वाम दलों ने और आरजेडी ने माना था कि कांग्रेस अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाई है। कांग्रेस को हमने ज़्यादा सीटें दी, जीत
कम मिली, लेकिन जो जीत मिली है कांग्रेस को, आरजेडी का ये मानना है और वाम दलों का भी ये मानना है कि हमारा वोट उनको ट्रांसफर हुआ, इससे उनको बेहतर प्रदर्शन हुआ। ये तो ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार के आने के बाद थोड़ा आरजेडी डर गई है? डरी तो नहीं है, लेकिन प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से बहुत चुनौती होगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार के साथ तेजस्वी ने कभी मंच साझा नहीं किया था, और इस बार अब सीधी टक्कर होगी। और यही वजह है कि कांग्रेस में आने के बाद, कांग्रेस में कन्हैया को शामिल करने के बाद आरजेडी ने माना कि ये हमको सीधी चुनौती है, और इसलिए आरजेडी ने अपने प्रत्याशी घोषित किया। पप्पू यादव के भी कांग्रेस में आने की बात चल रही है, जाप का कांग्रेस में विलय की। राजेश जी, देखिए ये बात चल रही है, कांग्रेस के लोग मान रहे थे कि पप्पू जी अगर आते हैं तो तारापुर सीट उनको दी जा सकती थी, लेकिन पप्पू जी इस मामले में कोई पहल नहीं किया। हालांकि उनकी पत्नी तो कांग्रेस से ही लोकसभा लेकिन पप्पू यादव ने ये बात कहा है कि दोनों सीटों पर हम जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। आज उन्होंने ये बात कहा है। चूँकि पप्पू जी की जो राजनीति है कभी स्थिर नहीं रही है, इसी का नतीजा है कि उनको लेके कांग्रेस भी अभी गंभीर नहीं हुई। नहीं तो उनको अगर विलय करना था तो गंभीरता से इस चीज़ को बात करते, अपना पहल करते। कांग्रेस के लोग तैयार थे कि अगर वो आते हैं तो इस पर पहल की जा सकती है, विचार किया जा सकता है। राजदेव जी, ये आरजेडी में आप देख रहे होइएगा कि जिस तरह से उठा पटक है, माने तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से बयान दिया, खुली चुनौती दी कि लालू यादव को कुछ लोग बंधक बनाए हुए, दूसरी ओर कांग्रेस नए जमीन तैयार कर रहा है, तो इसमें आरजेडी का भविष्य कितना दिख रहा है? देखिए, तेज प्रताप को तो कल आपने लालू जी को सुना होगा, तो लालू जी ने उनको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। लालू जी ने जगदानंद जी का नाम लिया, तेजस्वी का नाम लिया, अब्दुल वारिद सिद्दीकी का नाम लिया, तेज प्रताप का जिक्र तक नहीं किया। और उनको अंदर से मैसेज दे दिया गया है कि आप या तो अपना रास्ता देख लीजिए या फिर सिस्टम में काम कीजिए। यहाँ तक की स्थिति ये है कि आरजेडी का कोई भी विधायक अब उनसे बात करने की स्थिति में भी नहीं है कि तेज प्रताप से कट से भी बात कर ले। तो तेज प्रताप इतना खतरा नहीं है, उनके असंतुलित बयान हमेशा आते रहे हैं, लेकिन हमेशा उनको छोड़ा गया है। लेकिन जब लालू जी को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया तो लालू जी को लगा, और कल का ये बयान उनका जो 40 मिनट का जो भाषण था उनका शिविर में, उसमें तेज प्रताप का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। हाँ, आरजेडी का जो अंदरूनी कलह जो है, जिसको तेज प्रताप से जोड़ के देख रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि अब ये लोग कितने वर्ग के लोगों को टिकट देते हैं। जैसे कि आप इसमें देखा होगा कुशेश्वर स्थान में इन्होंने एक अपने ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जो दलित वर्ग का है, मुसहर जाति का है, और मुसहर जाति का वहाँ बहुत सालों से टिकट नहीं मिला किसी को आरजेडी से, जबकि कभी आरजेडी ने एक बहुत बड़े नेता वहाँ बनाए थे। तो जातिगत संतुलन को देखते हुए मुसहर को टिकट देकर, और उस प्रत्याशी के खिलाफ टिकट दिया है जदयू से जो खड़े हैं, जिनको वो प्रत्याशी मुखिया पद में हरा चुका है इसी अभी। तो मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पर, जातीय तौर पर और समीकरण के लिहाज से उन्होंने अपना प्रत्याशी दिया। और सबसे इसमें जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी सामने आएंगे, तो इसमें एक घटक मैं जरूर बताना चाहूँगा कि पासवान जो वोट है वो हमेशा निर्णायक वहाँ रहा है, क्योंकि अब वो पासवान वोट तय करेगा कि वो चिराग जी के साथ है कि पारस जी के साथ है, क्योंकि चिराग जी रहेंगे इनके साथ, आरजेडी के साथ, और पारस जी घोषित रूप से जदयू के साथ हैं। तो पासवान वोट कितना ट्रांसफर हो पाता है, ये दोनों कर पाते हैं। अगर आरजेडी के पक्ष में कर दिया तो ये पासवान वोट पे भी तो दरार आएगा, क्योंकि पशुपति पारस भी करेंगे। तो अब ये तय करेगा कि पासवान वोट का असली जो ध्वजवाहक कौन है। अब अगर चिराग, अगर आरजेडी को जिता देते, आरजेडी की जीत होती है, तो इसका मतलब माना जाएगा कि चिराग वोट ट्रांसफर करा लिए। और अगर जदयू वहाँ पर होता है, क्योंकि उसका वोट करीब वहाँ 12 से 13% है, बहुत महत्वपूर्ण वोट है। मुसहर के बाद सबसे बड़ा वोट उन्हीं का है, मुसहर और नाविकों के, मल्लाहों के बाद। आरजेडी ने कहीं यही समीकरण को बनाकर तो नहीं दिया है कि बिल्कुल। अब जदयू का जो प्रत्याशी है, आप सोचिए, उसको अभी वो छोटे से चुनाव में, मुखिया चुनाव में वो रिकॉर्ड मतों से पराजित किया है, तो जाहिर है कि उसका मनोविज्ञान होगा। यही वजह है कि उन्होंने उसको टिकट दिया। कांग्रेस में इसमें लगता है पिछड़ जाएगी क्या? नहीं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी पुराने आदमी हैं, वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छी खासी उनको मत मिल चुका है, तो ऐसे नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब ये है कि मतों का तो कहीं ना कहीं बिखराव हो गया है। त्रिकोणीय संघर्ष में क्या लगता है कि माने अभी पल्ला किसकी बारी लगती है?
अभी कैसे कहा जा सकता है? अभी तो नामांकन शुरू हुआ है, अब फिजा बन रहा है। जातीय समीकरण वोट ट्रांसफर के हिसाब से ऐसा देखा जा सकता है सर, जैसे कि पासवान, मैंने बताया आपको, पासवान वोट जो शिफ्ट कर ले जाएगा वो पासवान तय करेंगे कि कौन होगा, पासवान तय करेंगे। और अब की बार वहां पर मुस्लिम वोट है, अच्छा, जो अब की बार वो उसकी ओवैसी की पार्टी नहीं है, मुस्लिम वोट भी तय करेगा कि धनुपेक्ष वो किसको मानता है, कांग्रेस को मानता है या उनको, उनका भी 12-13% वोटिंग है। दरभंगा क्षेत्र में मुस्लिमों की एक अच्छी आबादी है उस पूरे इलाके में। मैंने कुशेश्वर स्थान में मुसलमान और पासवान महत्वपूर्ण होंगे और मल्लाह बिंद जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण। आपने सुना कि कुशेश्वर स्थान में पासवान, मुसलमान और मुसहर तय करेंगे कि विजयी कौन होगा, और इस विजय में 2 रोड़े जो हैं वो दोनों रोड़े का एक जो टुकड़ा है दोनों के पास है, एनडीए के पास है और आरजेडी के पास है। अब इसी चुनाव में यह भी तय होगा कि रामविलास पासवान का सच्चा वारिस कौन है, ये पशुपति पारस या फिर चिराग पासवान। तो ये जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे कई चीज़ें भी सामने आएगी और उस वक्त हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या स्थितियां हैं। जनता दल जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है, तो कांग्रेस प्रभारी से बात हुई थी हम लोगों की। कांग्रेस अलग से प्रत्याशी खड़ा करने की बात करिए कि सहमति नहीं बन पाई। नहीं, अब अगर फ्रेंडली हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, उसमें बाई इलेक्शन है तो उसमें कोई महागठबंधन में कोई दरार थोड़ी ना। अभी तो हम लोग ने उम्मीदवार का घोषणा किया है, मैं उनसे सहयोग मांगूंगा। हमारे तीनों अन्य पार्टनर हैं, चाहे सीपीएम हो, सीपीआई हो, माले हो, मैं उनको रिक्वेस्ट निश्चित रूप से करूंगा। गठबंधन अभी हम लोग निश्चित रूप से लड़ेंगे और गठबंधन टूट गया या रहा इसका फैसला मेरा आलाकमान करेगा, और आगे क्या परिस्थिति होती है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग पूरे मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे। अभी कन्हैया कुमार जी मेरे पार्टी के एक अंग सदस्य हैं, और जहाँ भी चुनाव में हो या अन्य कोई कार्यक्रम में हो, जहाँ भी उनको हम बुलाएंगे, उनको अगर उपलब्धता होगी तो निश्चित रूप से आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? पार्टी का कार्यक्रम होगा तो आएंगे, कहेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।